सारी जरूरी भाई। जी आवाज आ रही है। अगर किसी बच्चे को आवाज का इशू हो रहा हो तो वो चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया कि ये जो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉजिटिव चीज जो होंगी वो आपसे देख सीख भी लेंगे और इनको बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फायदा भी होगा इस मीटिंग के बाद, ठीक है। तो बाकी आप शुरू करें, बाकी देखते हैं। अच्छा जबी भाई, ये बेसिकली था, हमने जो दिया वो फोर्थ ईयर के लिए दिया था। तो इसमें जैसे आप पहले बता चुके हैं कि 3 सब्जेक्ट थे, माइक्रोबायोलॉजी थी और पैथोलॉजी का भी सिर्फ जनरल पोर्शन था, और उसके बाद फार्माकोलॉजी कंप्लीट थी, वो A to Z थी। बाकी ये सब्जेक्ट थे, माइक्रो भी कंप्लीट थी और आपकी जो है ना पैथोलॉजी का एक पोर्शन था। अब ईच ईयर के लिए जो है ना सिलेबस डिफरेंट है। आपने सेकंड ईयर के लिए देना है तो डिफरेंट है, थर्ड ईयर के लिए देना है तो डिफरेंट है। मीन्स के जो पाकिस्तान में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उस ईयर में वही आपके एग्जाम में आने, और इसकी फिर वो रेशो बना लेते हैं कि किस में से 50% आना है, किस कासिम में से आपकी आवाज का 20%। मसला आ रहा है, थोड़ी सी आवाज ना ऊंची कर, मतलब थोड़ा सा ऊंचा बोलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो टाइप कर रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा जब भी ये इस तरह था कि ईच ईयर का डिफरेंट सिलेबस होता है, कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना पाकिस्तान में उस ईयर में, वही नेब के लिए भी उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे कि अब हमने फोर्थ ईयर का दिया है तो उसके अंदर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं लोकल ग्रेजुएट्स भी, हमारी भी वही थी। साथ जनरल पैथोलॉजी का एक पोर्शन था, और थर्ड जो था माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट। अब इसमें यह था कि मेजर पोर्शन फार्माकोलॉजी था, तो उसे जो था A to Z प्रिपेयर करना था, और उसके बाद जनरल पैथोलॉजी के सिर्फ 5 या 6 चैप्टर बनते हैं। लेकिन इसमें यह था कि जो फार्माकोलॉजी थी जिसे हम समझते हैं कि ये डिफिकल्ट है, उसने वो इजी दी हुई पेपर के अंदर। लेकिन जिस सब्जेक्ट को अच्छा। हम सबसे आसान समझते हैं जनरल पैथोलॉजी, उसके उसने सिनेरियो बेस्ड केसेस बनाए हुए थे, और उसे मतलब बहुत कम क्लू दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर, तो पता लग गया कि क्या आंसर है। माइक्रोबायोलॉजी भी नॉर्मल थी, एवरेज हो जाती थी, सिर्फ पैथोलॉजी जो थी वो मुश्किल थी। और फार्माकोलॉजी में जो मेन गलतियां हुई हैं जब भाई वो ये था, शायद हो सकता है जो हुई हैं स्टूडेंट्स से, कि फार्माकोलॉजी के ट्रीटमेंट में 3 चीजें आती हैं। एक आती है ड्रग ऑफ चॉइस, एक आती है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। अब जरूरी नहीं है जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी मोस्ट इफेक्टिव भी वही हो। अब पार्किंसनिज्म हम्म। के दो क्वेश्चन इस तरह थे कि उसने ये पूछा हुआ था, लंबी सी स्टेटमेंट बना आगे कि इफेक्टिव ड्रग कौन सी है। अब हमें तो ये पता है कि ड्रग ऑफ चॉइस सबसे अच्छी होती है, मोस्टली तो हम यही गलती करते हैं। तो उसमें रोपिनी रोल आता है, तो वो मैं जब बाहर आया हूँ तो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, मोस्टली ने ये लगाया बस। तो अब इफेक्टिव जो है वो लिवोडोपा ही है। अब जैसे हम्म। प्रेगनेंसी में अल्फा मिथाइल डोपा प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं, देते लेकिन हैं। ये नहीं है कि वो इफेक्टिव भी उसी तरह हो। बिल्कुल। एक ये अच्छा, था। एक ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा थर्ड ईयर के अंदर है, उसने फोर्थ ईयर में माइग्रेशन करवानी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी वो नहीं पता होगा, एक बार आप दोबारा ये बता दें, ठीक है। दूसरा ये है कि कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का ये होता है कि सर पैथो के लिए मैंने रोबिन भी यूज की, उसके बाद कुछ ये कहते हैं कि सर फार्माकोलॉजी के लिए मैं लिपन कोड भी पढ़ता रहा, कुछ इवन तक के कुछ अकेडमीज के नोट्स भी यूज करते रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल आपने यूज किया और आप क्यों कहते हैं कि ये मटेरियल यूज कर ले तो ये मोर देन इनफ है? अच्छा जरूरी भाई, ये इस तरह है कि फार्माकोलॉजी 50%, 25% माइक्रोबायोलॉजी और 25% जनरल पैथोलॉजी। अब जब भाई इशू ये है कि रोबिन्स जो है ना वो हम लोग एग्जाम डे पे रिटेन नहीं कर सकते, इसका ये एक बड़ा इशू है। और ना ही हम लोग बिग कैट्स या मिनी कैट्स रिटेन कर सकते हैं। तो हमने कंसेप्ट उधर से ही लेने हैं, रीड करना उन्हें मस्ट है, या फिर आप किसी टीचर की गाइडलाइंस लो। जैसे मैंने आपसे पढ़ी थी पैथोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स तो खुद के हैं, फिर माइक्रो और फार्मा। लेकिन पैथोलॉजी में अब मैं ये आपको दिखा दूंगा, ये तरीका इस तरह है जभी भाई, ये जो आप 7 चीजें बताते थे ना, ये साथ में लिखी हुई है जभी भाई। और ये जो आपने लिखवाई थी ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मैंने रोबिन से भी पढ़ी है, लेकिन ये रोबिन में मिस हो जाती है। मतलब ये कि 40 पेजेस है, अब वहां पे पिक नहीं होता कि मेन पॉइंट क्या था। मोस्टली स्टूडेंट्स, मुझसे तो ऐसे ही होता है, शायद कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हों वो पिक कर लेते हैं। अब इसी तरह पढ़ना है। अब पैथोलॉजी में कुछ पोर्शन पैथोमा के अंदर नहीं है,
आप उसको एंड वाला पेज है जो पेथोमा का, इसके ऊपर लिख लें, रोबिन से कर लें, उसकी शॉर्ट आउटलाइन इस पे लिख लें। ये तरीका पैथोलॉजी का है। और ये पैथोमा और रोबिन को सिर्फ रीड करना है, उसके अंदर आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे राइट कर लो पैथोमा के ऊपर, ताकि बाद में आपको वो बुक ना खोलनी पड़े। इस तरह कंसेप्ट बनाओ आप उधर से। ये हो गया पैथोलॉजी का जो जनरल पोर्शन है। फिर माइक्रोबायोलॉजी है, उसके अंदर भी आपने रिटेन जो करनी है वो फर्स्ट एड है, सारे टीचर भी आपको यही कहेंगे, लेकिन आपने रिविजन रीड जरूर करनी, क्योंकि अब जो है फर्स्ट एड पे छोटा सा पॉइंट लिखा होगा, वो आपको उसके पीछे हिस्ट्री नहीं पता होगी ये हुआ किस तरह, उसकी पैथोलॉजी, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग इसने लिखी होंगी, लेकिन आप जब उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप उसको कैरी कर सकोगे। ये थी माइक्रोबायोलॉजी की। और पीछे बचती है फार्मा। और फार्मा का ये है कि कंसेप्ट आप मिनी कैटजूम से लें। मिनी कैटजूम पढ़ी थी मैंने अच्छी तरह, तो वो एंड वाले दिनों में वो रिवाइज नहीं इसमें हो सकती, तो फिर जो है ना फर्स्ट एड के ऊपर मैंने सारा लिख लिया था। जो मिनी कैटजूम में मुझे चीज इंपॉर्टेंट लगी है, वो फर्स्ट एड का तो एक पेज है किसी भी ट्रीटमेंट का। अब आप अल्जाइमर चीज है, शायद वो तो है नहीं इसमें फर्स्ट एड में, या कोई और है, आप एंटी डिप्रेशन ड्रग पढ़ रहे हैं, एंटी साइकोटिक पढ़ रहे हैं, एक या दो पेज होगा फर्स्ट एड पे, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट चीजें उसमें ऐड करते जाना। मिनी कैटजूम पढ़िए, हाईलाइट करें उसको, सारे पेज में से 4-5 काम की चीजें मिलेंगी, वो आप अपनी फर्स्ट एड की बुक के ऊपर लिख लें। और ये जबी भाई, मैं तो एवरी सा स्टूडेंट हूँ, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो आपके पास पढ़ते हैं या और भी हैं जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, वो सारे ये पेपर निकाल सकते हैं। सिर्फ तो थोड़ा सा मैं ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे लग रहा था कि बड़ा ही आसान था। 1 मिनट रुकिएगा जी बस। जी। अच्छा, मैं ना आप सबको एक बात बताता चलूं कि जब भी टेस्ट हुआ है तो कासिम जो है वो तकरीबन जब पहली दफा मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना एकेडमी के अंदर, मतलब कि हॉस्टल के अंदर जब मैंने क्लासेस लेना शुरू की थी, तो शायद तुम्हें याद हो ना हो, तुम 13वीं के अंदर रहते थे। और उस वक्त तुमने शुरू में आकर क्लासेस 1-2 बार ली, फिर उसके बाद रेगुलर जब मैंने आप लोगों का टेस्ट सेशन शुरू किया था, तो कासिम का ये हिसाब होता था कि तकरीबन कासिम 6-7 नंबर पर आता होता था। मतलब वो नहीं था कि अभी तक जिसमें फर्स्ट 5 के अंदर भी ये आया हो, या फर्स्ट 3 वाला सीन था। तो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 के अंदर जो आते थे बच्चे, उसमें मतलब के मोस्टली गर्ल्स, और उसके बाद कुछ 2-3 बॉयज वाला ये सीन का कंपटीशन जिनके अंदर होता था। तो वही जो बात है कि इंशाल्लाह निकल जाएगा, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल टेस्ट नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन मेन सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन, और दूसरी ये बात है कि जो आपने करना है। मेरे ख्याल से जो मैंने एज अ पढ़ाते हुए कुछ चीजें फेस की और मैंने फील की हैं कि क्या चीजें बेहतरीन हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम एक एक ईयर से बताते जाएंगे, क्योंकि अगर आप 4th ईयर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट से एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा मटेरियल की तरफ ना जाएं, सिर्फ उस मटेरियल की तरफ जाएं कि जिसमें से चीजें आनी है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट उसमें सबसे पहले जो चीज है, फॉर एग्जांपल आपने पैथोलॉजी करनी है, तो एक बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि पैथोमा जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। आपके यूएसएमएलई जो है, जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, उसके अंदर भी पैथोमा ही यूज होती है, तो आप उसी को फोकस करें और उसी के ऊपर आप 100% जो है ना वो अपना दें। जब आपको पैथोमा हो जाएगी ना, अब ये नहीं कि सिर्फ आपको पैथोमा ऐसे हो जाएगी। मैं अपनी बुक अगर आपको दिखाऊं तो मेरी पैथोमा के ऊपर एक डबल बुक बनी हुई थी, मैंने बच्चों को दिखाई भी थी जब मैं उधर था। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है, आप उनको बुक देखोगे तो अब जैसे कासिम ने दिखाई है आपको बुक, तो वो डबल बुक बनी होगी। ठीक है, तो मेन आपको आपने बुक उसको खुद बनाना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पैथोमा के ऊपर शॉर्ट लिखे हुए हैं, जैसा कि 3rd चैप्टर न्यू प्लाजिया का चैप्टर है, तो उसको आपने फर्स्ट एड से करना है। पैथोमा से वो चैप्टर करना है, लेकिन पैथोमा के ऊपर वो चैप्टर छोटा है। न्यू प्लाजिया वाला चैप्टर जो है वो फर्स्ट एड के ऊपर बहुत अच्छा दिया हुआ, उससे उधर से आपने करना है। उसके बाद अगर आप पैथोलॉजी की बात करते हो तो पैथोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन में बहुत अच्छी हो जाती है। तो प्लीज कासिम अपने आप को म्यूट कर लो एक बार। तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी है ना, एक तरह का आप उन चीजों के ऊपर फोकस करें तो जिधर से आना है, बावजूद इसके कि हाँ जी रोबिन पढ़ो, बावजूद इसके कि जनाब बीआरएस पढ़ना शुरू कर दो या ऐसी कुछ चीजें पढ़ना शुरू कर दो। तो सिंपल रिक्वेस्ट है कि जो आना है उधर। अगर आपने फॉर एग्जांपल उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का बेस्ट वे जो है वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड आपको ऐसे याद नहीं होगी, तो फर्स्ट एड कैसे याद होगी? उसका जो बेहतरीन तरीका है फर्स्ट एड का, वो ये है कि आप लोग एक तरह का, जैसा कि आपने बताया था कि कोई लेंथी बुक यूज करेंगे तो उसका भी फायदा होगा, वरना
अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे नहीं पढ़ते तो मैं आपको एक लेक्चर बता देता हूँ, स्केचिंग माइक्रो के लेक्चर बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आप वो यूज करें, उधर से आपको हेल्प हो जाएगी, स्केचिंग माइक्रो से उधर से भी हेल्प हो जाती है। नंबर 2। नंबर 3, अगर आप फार्मा की तरफ आते हैं तो मेन आपने फर्स्ट एड ही और इसके साथ साथ मिनी दूसरी बुक, और नंबर 3 आपने जो चीजें फोकस करनी है वो ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस में से अगर फॉर एग्जांपल आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो राउंड अबाउट 25 प्लस जो होंगे वो ड्रग ऑफ चॉइस के राउंड अबाउट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन और ये पूछना है। अब ये तीनों बुक्स जब बंदे को याद हो जाती है तो ये तीनों बुक्स करने के अंदर तकरीबन तकरीबन कोई 2 महीने नहीं लगते, 1.5 महीना आराम से बंदा कर लेता है। जिनको नहीं भी आता वो 1.5 से 2 महीने आराम से कवर कर लेगा। लेकिन इसके साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, अब इसका तरीका क्या है एमसीक्यूज प्रैक्टिस का? देखो यार, हर बंदे का तकरीबन पाकिस्तान के अंदर कोई खानदान का बंदा एटलीस्ट दोस्त वगैरह प्राइवेट में या गवर्नमेंट के अंदर पढ़ता होता है, आप उधर से एमसीक्यूज ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल ऐप है, आप उधर से एमसीक्यूज ले सकते हो। उसके बाद बहुत ज्यादा ऐसी ऐप है जिधर से आप एमसीक्यूज ले सकते हो, यू वर्ड को आप यूज कर सकते हो, वो कोई इवन का हाई स्टैंडर्ड पर हो जाती है। ये था 3rd ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि इस तरह आप कर लो तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। बाकी हम 2nd ईयर और 1st ईयर की तरफ आते हैं, लेकिन अब आप में से अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार वो कासिम से पूछ लें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो एक बार कासिम से पूछ लो। तो जब भी भाई ये वैस भाई ने पूछा था एक क्वेश्चन के एग्जाम को किस तरह करना है एग्जाम बेस्ड, तो वैस भाई ने पूछा था शायद ये। जी जी। तो ये सर इस तरह था कि मैंने जो जब भी टारगेट रखा था वो ये था कि 200 क्वेश्चन है, 140 कट ऑफ है। तो मेरा ये था कि अगर मैं फर्स्ट रीड में 100 करता हूँ 50%, जो कि देखते ही मुझे आते हो, तो पेपर निकल जाएगा। तो वो जब भी इस तरह हुआ कि मैंने 120 से 125 मेरे फर्स्ट रीड के अंदर हो गए, और ये 60 अच्छा मिनट्स सही। के अंदर हो गए थे। अब 2 आवर पड़े थे। और अब 2 आवर में मैंने क्या किया, मैं उठा वहां से, पानी पिया, स्पून से इधर उधर थोड़ा, और फिर आगे अपनी बैठा हूँ दोबारा सीट पे, और फिर दोबारा मैंने करने शुरू किया। और फिर अब मैंने ये था कि 120 करनी है तो अगले 80 भी अब मैंने पूरा टाइम देख करना। अब फिर सेकंड जो लेयर में था वो मैं 170 तक गया हूँ, तो अगले 50 भी मुझे समझ आ गए थे। तो एंड वाले जो 15-20 थे वो फिर इस तरह के थे, कोई क्वेश्चन इस तरह इस डिफिकल्ट थे, वो फिर नहीं भी आए, कुछ के वो एंड होते में जाए। 5-6 आए। तो इस तरह ये किया था रवि भाई अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का कॉल पे क्वेश्चन कर। ये आ रहा है, मैं एक दो एक तक करके ना साथ साथ अंसर अकबर जो है, असली अनस अकबर जो है, वो ये पूछ रहे हैं कि चैनल आपने कौन सा बताया? स्केची माइक्रो का मैंने बताया था, एमएलई के लिए भी यूज होता है ये स्केची माइक्रो। अच्छा, एक अंबर जवेरिया ये पूछ रही है कि अगर 5th ईयर के अंदर माइग्रेट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? 5th ईयर के अंदर माइग्रेट करने के लिए वो काफी लंबा प्रोसीजर होता है। तो मतलब कि उसके अंदर आपका ओस्की का भी सिस्टम आ जाता होता है। तो इस वजह से मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 4th ईयर से पहले कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है कि आपने, क्योंकि एक साल उधर जाकर करना है तो उससे बेहतर ये कि 4th ईयर के अंदर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। 5th ईयर तक मैं नहीं किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप उधर जाएं, उससे बेहतर ये है कि आप 5th ईयर के अंदर आप एनएलई की प्रिपरेशन कर लें, वो बेस्ट वे है जो मुझे लगता है। बाकी हर बंदा की अपनी राय है और वो कह सकता है। कासिम भाई एग्जाम तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये कासिम भाई एग्जाम तो आपका क्लियर हो गया माशाल्लाह, एडमिशन का क्या करना है जो अक्सर हमारी डिस्कशन हो रही है इन देश में? तो सर जिला करवा के देंगे कहीं। मैं खुद जिना में धक्के खा रहा हूँ। भाई धक्के नहीं खा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। बहुत प्यारा सर अभी सिस्टम तो है। देखो ये ना बात मेरा एपी मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब कहीं से सुन ले और मुझे कहीं यहाँ पुत्र आजा लैन पे। अच्छा, तो मतलब आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया और क्या क्या अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सर प्राइवेट के अंदर तो इंशाल्लाह हो जाएगा, जहाँ जहाँ सीट वैकेंट शो करती है वेबसाइट पे ना, अगर किसी मेडिकल कॉलेज की आप साइट खोलते हो ऑफिशियल, तो पीएमसी ने उन्हें कहा है आपने शो करनी है हर ईयर। तो अच्छा वो शो हुई है हर कॉलेज की, कॉन्टेक्ट करो कॉलेज से, वो बुलाते हैं, फिर आप आ जाएं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएं। अभी तो रिजल्ट आया था और ईद हॉलीडेज थी, तो अभी नहीं मैं जा सका, तो अभी फिर जाऊंगा कल परसों तक इंशाल्लाह, जाके अच्छा, सबमिट ये मेरा करवाता आपसे हूँ। क्वेश्चन है जो कहते थे बहुत बड़ा इशू रहा है, मुझे खुद भी फील होता। उसके बाद एक तरह का बाद में पता नहीं दाखला भी होगा कि नहीं होगा, बंदे एनएलई क्लियर भी कर लेते हैं तो ये जलील होते हैं।
ऐसा कोई सीन नजर आ रहा है कि हमें बस बातें थी वो? सर मुझे तो जिधर भी एप्लीकेशन मैंने भेजी है, जिधर भी मेल की है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये कहा है आप यूनिवर्सिटी विजिट करें, आपको एडमिशन मिल सही, चलो जाएगा। इंशाल्लाह बाकी इसके बारे में कोई ऐसा भी तो नहीं अपडेट। चाहूंगा। जबी भाई एक क्वेश्चन था कि वो कह रहे थे कि 1 ईयर बैक कर देते हैं इन केस अगर आपको एडमिशन देते भी हैं, तो ऐसा कोई है सही? नहीं 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 नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोसीजर। उसका ये 1 ईयर बैक करना और ये जो सारा चीज होता है ना, पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता होता है, ठीक है, कि आपकी परसेंटेज कौन सी आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 3rd ईयर का स्टूडेंट है ना इधर, और उसका सीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि उसके परसेंटेज है ये 60-70%, तो वो हो सकता है कि वो जनाब उसको 3rd ईयर के अंदर ही रखते हैं। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज अच्छी आ रही है तो ये 3rd ईयर और 4th ईयर जो होती है ये पीएमसी डिसाइड करती है, ना कि कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। जब आपका रिजल्ट आता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि हाँ जी जनाब ये बंदा हमारी तरफ से, पीएमसी ने लिखा हुआ होता है कि हमारी तरफ से ये 4th ईयर के अंदर है या 3rd ईयर के अंदर है या 5th ईयर के अंदर है, तो वो किसी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड नहीं करना होता, वो आपके रिजल्ट ने और पीएमसी ने डिसाइड करना होता है। जैसा कि कासिम ने 3rd ईयर के बाद दिया तो वो 4th ईयर के अंदर है, अगर ऐसा होता तो वो तो 3rd ईयर के अंदर बैठा होता। समझ आ गई इस बात की? ये भी भाई मैं बता देता हूँ फर्दर, ये जो पिछली अटेम्प्ट हुई है ना फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में, हाँ उन्होंने ये किया था कि कट ऑफ से जो नीचे आ रहे थे 60 से 70 के दरमियान, पासिंग 70 था, जो इसके दरमियान आ रहे थे उन स्टूडेंट को उन्होंने एकोमोडेट किया था सिर्फ उसी अटेम्प्ट में, कि उनको सही बैक लगा दिया 1 साल, तो उसके अलावा नहीं हुआ। सिर्फ ये उसी टाइम हुआ था, और अब ये पॉसिबल नहीं है। अब जो क्लियर होगा उसे सेम ईयर ही देंगे, 70 अबव जिसके आएंगे उसके सेम ईयर देंगे। पहले ये हुआ है कि 1-1 साल 2-2 साल पीछे उन्होंने किया है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लेकिन अब सही, नहीं है वो ये। मतलब वो भी मार्क्स के ऊपर डिपेंड था। और दूसरा एक और बात कि अगर कोई बंदा नैब की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो 2nd ईयर के बाद दे, मतलब कि 2nd ईयर के बाद आप नैब दे सकते हो। ये नहीं कि कोई 1st ईयर के अंदर हो तो 1st ईयर के बाद ही आप नैब दे दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नैब आप 2nd ईयर के बाद दे सकते हो। 2nd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसके बाद जब आपके पास यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट होगी या ये सारा सीन जो होता है उसके बाद आप देते हैं। अब जब आप 2nd ईयर के बाद आपने नैब देना है तो आपका, अगर आप नैब पास करते हो तो आपकी वैलिडिटी जो होती है वो 2 इयर्स तक होती है। जैसा कि आप कासिम ने पास किया तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल तक होगी, कि अगर ये 2 साल के अंदर अंदर एडमिशन लेगा तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये 2 साल से ऊपर चला जाएगा तो इसका ये जो पास हुआ है ना इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी बात जो स्टूडेंट्स उन्होंने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। बाकी कासिम एक और क्वेश्चन आ रहा था, रीशा ने पूछा था कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। इस दफा उन्होंने इतना ज्यादा इशू नहीं बनाया था, लेकिन ये है कि वो उन्होंने लास्ट सेमेस्टर की मांगी थी आपकी ट्रांसक्रिप्ट, और उन्होंने मेल भी की थी दोबारा, हम लोगों ने अपलोड किया, उन्होंने फिर भी मेल की थी, आप लोग अपने लास्ट सेमेस्टर की करोगे, जैसे आपका कंप्लीट हुआ हुआ हो, 3rd ईयर है तो 3rd ईयर कंप्लीट हुआ हो, इसलिए आप एलिजिबल हो टेस्ट के 4th ईयर के लिए। और इस दफा मोस्टली वो यही करेंगे कि जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट होंगी वही अप्लाई कर सकेंगे, वैसे नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये 3rd ईयर के रिजल्ट कार्ड के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई हो सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कितनी बार अप्लाई कर सकते, यानी कि दे सकते हैं नैब। नैब आप अनलिमिटेड दफा दे सकते हो, कोई नहीं है कि रोका जा रहा है कि हाँ जी जनाब 2 दफा दे सकते हो, 3 दफा दे सकते हो। साल के अंदर 2 दफा लिखा होगा कि 2 दफा होगा ये मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, हाँ जी मिनिमम 2 दफा होगा, और इससे ज्यादा बार भी हो सकता है। लेकिन आप नैब का ये तरीका है तो मतलब कि जैसा कि आप मतलब कि कितनी दफा चाहो उतनी दफा दे सकते हैं। भाई हमारा तो 4th ईयर है। देखें हर चीज का मैं एक बात कहूँ कि अब दिसंबर के अंदर होगा, अब वाला जो टेस्ट होगा वो दिसंबर के अंदर होगा, मंथ जो है ना दिसंबर का उसके अंदर होगा नैब वाला। 3rd ईयर में ट्रांसफर के लिए बुक्स और एमसीक्यू सोर्स बता दें। अच्छा मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। शाइस्ता मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अच्छा 3rd ईयर के अंदर अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट लेनी है तो हम 2nd ईयर से एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे अभी 2nd ईयर के अंदर हो और उन्हें 3rd ईयर के अंदर लेना हो।
देखिए मैंने जैसे कि कहा कि नैब के अंदर के लिए आपने अगर ट्रांसफर लेना है तो आपका सेकंड ईयर तक आपकी एक तरह की तालीम होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ईयर के पास के लिए तक अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड ईयर के बाद कौन से आपको एक तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जरूर आने चाहिए जिसकी वजह से आप कर सकते हो, वो जो सब्जेक्ट हैं वो लिख लें, एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट हैं जो मेन आने चाहिए, इसमें से मेन आता है, ठीक है। कोई पैथोलॉजी नहीं, कोई फार्माकोलॉजी नहीं, कोई बायोकेमिस्ट्री नहीं, इनमें से किसी से नहीं आता, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो मैं एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो इस एनाटॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी भी आती है और इसी एनाटॉमी के अंदर हिस्टोलॉजी भी आती है, ठीक है। तो मतलब कि जब आपने एनाटॉमी प्रिपेयर करनी है तो आपने हिस्टोलॉजी को भी अच्छे तरीके से करना है, आपने एम्ब्रियोलॉजी को भी अच्छे तरीके से करना है और एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो भी अच्छे तरीके से करना है, साथ आपने फिजियोलॉजी करनी है। अब ये 2 जिस बंदे को, यानी कि ये जो बुक्स अगर किसी बंदे को बहुत अच्छे तरीके से आती हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर ले सकता है पास होकर। अगर कोई बंदा थर्ड ईयर के अंदर एडमिट यानी कि एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, अगर उसकी ये ख्वाहिश है कि वो थर्ड ईयर के अंदर एडमिशन ले ले, तो थर्ड ईयर के अंदर एडमिशन लेने का ये प्रोसीजर होता है कि उसको एक तरह की एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री, नंबर थर्ड जो बुक है वो बायोकेमिस्ट्री वो ऐड कर देते हैं। ये 3 बुक्स अगर किसी बंदे को आती हैं तो उसमें से अगर वो 70% प्लस मार्क्स लेता है तो वो आपका थर्ड ईयर के अंदर इधर एडमिशन ले सकता है। तो ये हिसाब है। अब बुक्स का क्या तरीका होता है बच्चों, देखें बुक्स का वही बात कि ऐसा मटेरियल यूज करना कि कम वक्त के अंदर आपका सारा कुछ कवर हो जाए। तो बुक्स का जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये है कि अगर आपने एनाटॉमी करनी है तो मैं इसके लिए जो आप लोगों को प्रेफर करूंगा वो ये होगा कि आप स्नेल पढ़ें, नंबर 1, आप शेल्फ नोट्स कर सकते हैं, साथ यूएसएमएलई की जो एनाटॉमी है जो उसकी बुक के ऊपर दी हुई वो मोर देन इनफ है। एम्ब्रियो करनी है तो एम्ब्रियो के लिए एक स्पेशल बुक आती है, उसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मुझे याद करवा दीजिएगा, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट एड के ऊपर जो एम्ब्रियो वो साथ आपने करनी है। हिस्टोलॉजी जो है वो लाइक हुसैन से आप कर सकते हैं। बाकी फिजियोलॉजी बीआरएस मोर देन इनफ है। दुनिया में कोई भी अगर एग्जाम होता है तो बीआरएस क्या देते हैं। मैं अभी इधर हॉस्पिटल में जब ये जॉब कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो डॉक्टर्स एफसीपीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी बीआरएस को बीआरएस से पढ़ते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं कि बीआरएस कितनी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीआरएस जिस बंदे को आती है ना वो आराम से इंशाल्लाह एक तरह का नैब निकाल सकता है। तो ये था बुक्स के हवाले से। और बायोकेमिस्ट्री सिंपल, फर्स्ट एड मोर देन इनफ है बायोकेमिस्ट्री के लिए, इसके अलावा कहीं और जगह से जाने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन? हाँ शाइस्ता का। देखिए शाइस्ता, आपने कहा कि अब हम 4th ईयर के अंदर है तो अब हम माइग्रेशन करवाएं या क्या? देखें कोई फैसले जो होते हैं वो अल्लाह ताला का, हर फैसला जो होता है ना मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से वो बेहतरी होती है। हो सकता है कि आपका ये जो फैसला यानी कि फैसला है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी हो, अभी आपको ना लग रहा हो, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी अल्लाह ताला की जात पे होगी। क्योंकि हर बंदे को पता है, जितने भी मेरे ख्याल में एकेडमी के अंदर स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि माशाल्लाह आप अच्छी पढ़ने वाली हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप नैब देती तो आपका निकल भी जाना था, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई बेहतरी होती है और इंशाल्लाह एनएलई भी पहली दफा निकल जाएगा। अब देखो कासिम है, उसने पहले नैब दिया, इसके बाद बेचारा एनएलई देगा तो आपके साथ एनएलई भी तो दे रहा होगा ना। स्केची माइक्रो का लिंक शेयर कर दे। स्केची माइक्रो का लिंक चलो ठीक है, मैं उसको कोई हिसाब लगाकर आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। बीआरएस पे डायरेक्टली आ जाइए या गाइडन के बाद। देखिए मेरी बात सुने, अगर तो आपको बीआरएस आती है ना, ठीक है, अगर आपको बीआरएस आती है तो गाइडन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीआरएस डायरेक्ट आ नहीं सकती। बीआरएस के लिए आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी पढ़ाने वाले की जरूरत है। अब मैं सबको ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे पढ़ें, मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ हर टीचर जो होता है वो परफेक्ट है, हर टीचर की इज्जत करना हमारा फर्ज है। ये अलग बात है कि कासिम को हम पढ़ाते रहे और स्टेटस कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ लगते रहे और फिर उसके बाद जो है किर्गिस्तान के जो कई ग्रुप्स के अंदर ये आ रहा था कि हाँ जी जनाब हर बंदा इसका क्रेडिट ले रहा है। मैं चुप करके बैठूं, मैंने कहा यार कमेंट करने का क्या फायदा, यहाँ पर मैं क्या कमेंट करूँ, यहाँ पर मैं ये बताऊं कि एक तरह का कि मैंने इसको पढ़ाया था। तो मेन ये है कि किसी से भी पढ़े, अगर आपकी बीआरएस को अगर कोई अच्छे तरीके से वो करवा देता है तो वो मोर देन इनफ है, वो आपका कवर हो जाएगा। जी उमर आईसीयू, उमर आईसीयू वो दूसरे रूम से जाकर पूछ ले एक बार, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक रिपीट कर दें प्लीज।
फर्स्ट एड मोर देन इनफ है, फर्स्ट एड की जो बुक है वो मोर देन इनफ है, उसके अंदर इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। भाई जी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही, टेंशन ही टेंशन। अब सितंबर में 4 ईयर स्टार्ट हो जाना है, क्या करना चाहिए मुझे? यार एनएलई दे दो, इसमें क्या बात है, एनएलई दो, आराम से इंशाल्लाह निकल जाएगा एनएलई। ठीक है, अगर किसी बंदे का नैब के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका नैब के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश नहीं मानते, डोनेशन मांगते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, इसका जो एग्जैक्ट है ना, वो कहता है कि इंसान के ऊपर जब अपनी आप बीती होती है ना तो उसका सुनाने का अपना मजा आता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी तक कल जो है ना, कल कासिम जाएगा कुछ कॉलेज के अंदर, तो फिर कासिम के साथ जो होगी वो हम आपको सुना देंगे कि हाँ जी जनाब वो डोनेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, तो अभी तक हमें ऊपर से हम कहें कि डोनेशन नहीं लेते, कल इसको कहें भाई 20 लाख निकाल, ये मुंह की तरफ देखे तो फिर फायदा नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ आप एक दिन वेट कर लें उसके अंदर पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब डोनेशन लेने का सीन है या नहीं। सर एग्जाम्पल, जी जी डोनेशन नहीं होगा तो बस डोनेशन वाला कासिम चक्कर साहब, नहीं है। हाँ कासिम नहीं कह रहा मुझे है आपका नहीं है, बात तो बताना। कल हाँ हाँ, जी, कल फिर भी हम 100% कंफर्म कर लेंगे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप यही रखें कि नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी आगे वाला क्वेश्चन, टॉपिक्स वाइज स्टडी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करते जाएं, तो एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक पर प्रेफर करें? अच्छा नहीं लेते सर बेटे लास्ट। इसका एक चीज मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे किसी सर की, तो हाँ उन्होंने हाँ कहा था कि जब आप लोग करते हो ना एक सिस्टम, जैसे आपने हाइपरटेंसिव ड्रग्स किए हैं, तो आपने एमसीक्यूज उसी सिस्टम के नहीं करने, क्योंकि अभी वो आपने किए, आपसे आपके एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। तो आपने जो 6 दिन पहले पढ़ा था उसके एमसीक्यूज करो ताकि वो वाला भी रिपीट हो जाए। नहीं नहीं, अब मेरी तो बात मैं तो सुनो, इसी तरह उसमें करता ये है रहा ना उसकी 2-3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सीवीएस किया है, अब वो जीआईटी, उसको पहली दफा की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर उसने सीवीएस किया फर्स्ट टाइम, उसने जीआईटी उससे पहले किया हुआ था, अब वो दोबारा जब जीआईटी करेगा तो उसके जो एक तरह के जो मार्क्स होंगे वो बहुत कम निकलेंगे, ये तो परफेक्ट बात है। ठीक है, पहली दफा आपके जो एमसीक्यूज के अंदर जो मार्क्स आते हैं वो कम आते हैं। अब जब उसने ये देखना ना यार मेरे तो क्लियर ही नहीं हो रहे, बहुत कम रेशो आ रही है, तो उसने एक तरह का वो डिप्रेशन में जाना है। ठीक है, तो पहली दफा जो आप सिस्टम करो उसी के एमसीक्यूज करो, लेकिन जब आप रिपीट करते हो ना फिर आप एक तरह के चेंज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम के अंदर आपने जो सिस्टम किया उसी के डायरेक्ट एमसीक्यूज करोगे तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार मेरा क्लियर हो रहा है, मुझे आ रहा है। तो इंसान जो होता है वो पूरे का पूरा कॉन्फिडेंट के ऊपर ही होता है कि हाँ जी जनाब अगर आपका कॉन्फिडेंट है तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी नहीं लेते सर वो भाई टॉपिक। अच्छा वही एमसीक्यूज की मैंने बात कर दी। देखें मेरी ये रूटीन होती थी, शायद आप लोगों में से अभी कुछ बच्चे क्लासेस जो ले रहे हो, मेरा ये हिसाब होता था कि जब मैं टॉपिक पढ़ाता था ना तो मैंने टॉपिक में से तकरीबन हर टॉपिक में से मेरी ये रूटीन होती जो पॉसिबल क्वेश्चन बनता था वो मैं बताता होता था। ठीक है, और मुझे एक बात की गारंटी इंशाल्लाह कि अगर कासिम ने वो पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिया होगा ना तो पैथोलॉजी के अंदर से जो एमसीक्यूज आए होंगे ना तो वो लाइनें सेम ही होंगी, कोई आगे पीछे तो कोई थोड़ा बहुत ही फर्क होगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि एक बंदे की प्रैक्टिस हो जाती है, बंदे को पता लग जाता है पेपर आना कैसे है और कुछ ही टॉपिक्स है उसमें से किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इवन ताकि मेरा जो मैं बच्चों यानी कि स्टूडेंट्स का जब मैं पेपर लेता होता था तो मेरा जो टेस्ट होता था, मेरे कुछ टेस्ट जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर ये हिसाब होता था कि वो टफ होता था काफी ज्यादा। ये वाला जो टेस्ट है ये तो उसकी निस्बत बहुत इजी होंगे, क्योंकि वो वाला मैं पेपर जानबूझकर टफ रखता था ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इनको निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह जो होगा वो दूसरे पेपर भी आराम से निकल जाएंगे। तो बेहतर तरीका है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, किस तरह करनी है वो उसका बेहतरीन तरीका ये मेडिकल ऐप देख लें। उसके बाद जनाब अगर आपको कहीं से एमसीक्यूज मिलता है आप देखें, फिर टॉपिक में से एमसीक्यूज देखें कि किस तरह एक तरह के आप एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि हाँ जी जनाब मैं फाइनल ईयर के अंदर अब मैं होना है, तो मुझे फाइनल ईयर फोर्थ ईयर अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो फाइनल ईयर के अंदर मुझे माइग्रेशन लेनी चाहिए या मैं थर्ड ईयर के अंदर बैक हो जाऊं? इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर ये है कि देखें मेरे मुताबिक हर बंदे की अपनी राय होती है। 1 साल आपका है, 1 साल आप एनएलई की प्रिपरेशन करें, आपने क्यों उधर जाकर जनाब फाइनल ईयर के अंदर बैठना और उसके बाद फिर आपने एनएलई देना है? तो दो जगहों पर जलील होने से बेहतर है एक दफा ही अच्छे तरीके से तैयारी करें आप और उसके बाद एनएलई दें और इंशाल्लाह एनएलई निकल भी जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। और लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यकीन करें एनएलई आपको जलील कर देगा, मैं ये बात लिख के देता हूँ।
खुदारा एक सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो पढ़ने वाले हैं, हम किर्गिस्तान के असबा मैं आपका एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखें, मेरे साथ के अभी तक हम 3 स्टूडेंट्स निकले हैं, समझ आ रही है? हम जितने भी स्टूडेंट्स थे, क्लास फेलोज थे, अभी तक हम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो भी निकले हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्या थे, वो एक तरह का बिजनेस की जगह पर चले गए। अब उनकी ये कंडीशन है कि जितना वो कमाते थे ना, वो ये कहते हैं कि या अल्लाह हमसे कोई 20 लाख ले और हमें निकलवा दे। उनकी ये कंडीशन है, और हमने उन लोगों को रोते भी देखा है, समझ आ रही है? जो यहाँ पर आप लोग मस्ती करते हो ना, आप अगर आपका अगर एनएलई नहीं ना क्लियर होगा, आप लोग यहाँ पर आकर रोगे, ये नहीं कि आप नहीं रोगे, आप रोगे। आप यहाँ पर आकर एक तरह का जलील होना शुरू कर दोगे और आपने कहना या अल्लाह आप निकाल दो। खुदारा इस जितनी बंदे को दुख आपका टेस्ट फेल होने पर होता है ना, और जितनी खुशी आपको एग्जाम पास होने पर होती है ना, उस जैसा कोई भी खुशी नहीं होती। इससे बेहतर ये है कि आपके ऊपर कुछ बीते, उसकी बेहतर ये है कि आप तैयारी करना शुरू कर दो, और इंशाल्लाह हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एनएलई पहले की निस्बत बहुत ज्यादा टफ हो गया, बहुत ज्यादा टफ हो गया। पहले सीधी सीधी बातें होती थी, अब बच्चों पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। एक मिनट जी सर, एमसीक्यू ऐप एक एनएल स्टेप 2 के लिए प्रैक्टिस देखें। पार्ट 2 का जो टेस्ट होता है वो तकरीबन जो है वो 30 डेज का है, इसके अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। एनएलई 1 आप आराम से निकाल लो, पार्ट 2 आराम से निकल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पार्ट 1 जब आपका निकल जाएगा ना, पार्ट 2 तो है ही कुछ नहीं, पार्ट इंशाल्लाह आपका आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और ये होता है कि टीचर के साथ आपका बोलना का तरीका, और कुछ इवन तक के हॉस्पिटल के अंदर जाना भी आपको हेल्प करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर जाता है वो 100% एनएलई क्लियर कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्या कोई एकेडमी रखनी चाहिए सर? देखिए, एकेडमी रखनी चाहिए, शायद से एक मिनट, एकेडमी रखनी चाहिए सर। इसका एकेडमी रखनी चाहिए या ना रखनी चाहिए वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप खुद कर सकते हो तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको एकेडमी रखनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई एक भी बंदा खुद कर सकता है और उसको लगता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर आराम से कर लूंगा, मुझे किसी तरह की कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है, तो आपको किसी तरह की जगह पर पैसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको लगता है कि यार मेरी डेली रूटीन एक रिदम नहीं बन रहा, आपने सोचा कि हाँ जी जनाब मैंने 6 दिन के अंदर जनाब एक फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर खत्म करना, और आप कर रहे हो 6 वीक के अंदर खत्म, ठीक हो गया, तो इसका मतलब आपका रिदम नहीं बन रहा, तो फिर इससे बेहतर ये कि आप एकेडमी रख लें, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। जी शाइस्ता बोले आप। रबी भाई 1 ईयर आपके ख्याल में इनफ है? देखें फयाज नियाजी साहब, जिस लिहाज से आप कह रहे हो ना, उस लिहाज से तो शायद 5 साल भी खत्म, वो 5 साल भी कम है, क्योंकि हम में से बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि हाँ जी जनाब आखिरी ईयर के अंदर जाकर पढ़ लेंगे। आखिरी ईयर के अंदर कोई भी नहीं पढ़ता बच्चों। आखिरी ईयर के अंदर दिल में ये होता है आखिरी साल है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, आगे जाकर जलील ही तो होना है, आखिरी 3 महीनों में पढ़ लोगे। हमारे पाकिस्तानियों के अंदर इतनी कोई नेगेटिविटी माइंड के अंदर है ना, अगर कोई नेगेटिव काम होता है ना तो हम जनाब अपने माइंड के अंदर बैठा लेते हैं कि हाँ जी जनाब ये काम हुआ था तो मैं भी कर दूंगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक स्टूडेंट ऐसा लाजमी होता है जो कि बगैर पढ़े एनएलई निकाल जाता है, कोई एक ऐसा होता है। और सारे उस एक बंदे की एग्जाम्पल देखें, उसने 6 साल मस्ती की थी, उसने जनाब इंजॉय किया था, उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, थोड़ा 3 महीने पढ़कर वो पास होगा तो हम भी हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नजर नहीं आता कि यार जो उसके साथ वाले जो 20 हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था और अभी तक उनको 5 साल हो गए वो जलील हो रहे हैं, वो नहीं नजर आना, लेकिन हमको नेगेटिव चीज नजर आ रही है। तो खुदारा नेगेटिव चीज से निकलो, ठीक है। डेली का 4 से 5 घंटे पढ़ लो, कोई मैं ज्यादा नहीं कहता कि हाँ जी जनाब बुक नू पकड़ के लगे रहो तो उस टाइम पढ़ना ही है। इन चीजों से नहीं है कि हाँ जी जनाब आपने सिर्फ पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको अब देने, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एनएलई निकालना है तो। अगर आप चाहते हो ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एनएलई ना निकले तो फिर बच्चों जी बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, चिल करो, खुद भी इंजॉय करो, घर वालों को भी करने दो। तो ये सारा सीन है। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, कुछ पढ़ो, बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। और सब आपके कंसेप्ट कवर होना शुरू हो जाएंगे और एग्जाम भी आपको इजीली लगेगा और इंशाल्लाह क्लियर भी हो जाएगा। सर फर्स्ट ईयर तो हो गया, तो अब नैब में सेकंड ईयर कंप्लीट करके अपीयर होना पड़ेगा? जी सेकंड ईयर के बाद होना पड़ेगा जनाब, सेकंड ईयर के बाद होना पड़ेगा। और इसके लिहाज का कोई नैब के लिहाज से क्वेश्चन, आप अपना यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें।
यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें, ठीक है, उसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नंबर लिख लें, बल्कि मैं खुद ही लिख देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने जून अटेम्प्ट दी थी सर फॉर थर्ड ईयर माइग्रेशन के लिए, और फिजियोलॉजी डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुनने के बाद बीएरएस बुक और फिर मेडिकल ऐप से एमसीक्यूज किए थे। देखो मेरी बात सुनो, बेहतर ये है कि एक बुक रिसोर्स की तरफ ना जाओ। डॉक्टर नजीब बहुत हेल्प आउट करता है, वो हम सब मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो अकेडमीज हैं, उन सब के लिए एक लेजेंड है। हमारे लिए उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, और ये नो डाउट उसके पास जितना नॉलेज है शायद उसकी जितना किसी भी मेडिकल स्टूडेंट या प्रोफेसर के पास भी हो। लेकिन बात करने का जो मेन मकसद है कि अगर आपने ये शॉर्टकट वाला एग्जाम निकालना है तो आपने ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसमें से आती हैं चीज़ें। बीआरएस करें, ठीक है, बीआरएस मोर देन इनफ है। अगर किसी बंदे ने बीआरएस की फिजियो कर ली और इंशाल्लाह उसके अलावा कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बीआरएस फिजियो से पढ़ाया और किसी जगह से नहीं पढ़ाया। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सिलेबस कवर करवाया बीआरएस फिजियो से करवाया, तो उनके बच्चों को जो है वो सिलेबस एक तरह का प्रॉपर एक मेथड से कवर हो, उधर से करें, साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। अगर आप एमसीक्यूज बीएलएस के, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है ना, यकीन करें आप एमएलई के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे। एमएलई के क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। तो ये बेहतरीन तरीका है कि साथ वो मेडिकल ऐप और साथ ये आपकी ग्रिप, आपने पढ़ा होगा लेकिन अच्छी ग्रिप से और अच्छे कंसेप्ट से नहीं पढ़ा होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, एनाटॉमी का जो बेहतरीन तरीका है ना बच्चे, एनाटॉमी का बेहतरीन तरीका ये है कि एनाटॉमी कोई चीज मुकम्मल तौर पर याद रहने वाली नहीं है, बंदों को भूल जाती है, सिंपल सी बात है। हम लोग, मुझे तकरीबन अभी 4 सालों से मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद भूली हुई है कुछ, ठीक है। मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो पहले मुझे खुद लेक्चर देखना पड़ता है आगे पीछे से, ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि हाँ जी जनाब, नहीं एक बार तुम पढ़ लो एनाटॉमी तो तुम्हें याद रहेगी, ये झूठ है। तो बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका ये है कि एनाटॉमी के अंदर जो चीजें आनी है ना उसके ऊपर वही फोकस है। आपको देखो, अब तो क्योंकि जब बात करते हैं तो फ्रैक्चर में से चीजें आनी ही आनी है कि आपको ये, अगर कोई रेडियल की शाफ्ट फ्रैक्चर होती है, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर होती है, मीडियल एपिकोंडाइल होता है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है, कोलिस फ्रैक्चर होता है, तो उसके बाद स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है, गोल्स क्या है, उसके बाद जनाब इस तरह की जो चीजें, उसके बाद जनाब आपकी नर्व्स, नर्व से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ब्रेकियल प्लेक्सी से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, डुशेन जो पालसी जो है, उसके बाद जो आपकी आ जाती है क्लास साइंस जिसके अंदर आता होता है, वो क्लम्पी साइंस जो है, ये सारी चीजें वो ब्लड सप्लाई से क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, लिम्फेटिक सप्लाई से थोड़ा बहुत आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता, फिब्रिटल फोसा से क्वेश्चन लाजमी आता है, कार्पल टनल सिंड्रोम से लाजमी आ जाता है, गाइंस कनाल हो गया। ये सारी चीजें वो हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपने फिंगर टिप्स पे करना है, 100% करना है कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, एग्जाम से एक दिन पहले आपने करनी है। अब मेरी बात सुनिए, क्या आपको लगता है कि आप 10 दिन के अंदर पूरी एनाटॉमी रिवाइज कर सकते हो? खुद रिवाइज कर सकते हो क्या? पढ़ा सकते हो? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैंने अपने माइंड में पता क्या बात रखी हुई थी कि जब हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पूरी की पूरी एनाटॉमी 10 दिन के अंदर रिवाइज करवाऊंगा। और ये जो अभी आपको लग रहा है ना कि नहीं होगी, ये इंशाल्लाह आफ्टर 10 to 15 डेज ऐसा पॉसिबल होगा, आप देख लीजिएगा कि आपको मैं गारंटी के साथ 10 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी एनाटॉमी जो होगी ना पूरी बॉडी की, वो मैं करवा कर दिखाऊंगा कि हाँ जी जनाब जो हमने किया था वो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो हम जी जनाब, हम मैंने यूट्यूब के ऊपर अभी भी पूरी पैथोलॉजी के एक एक सिस्टम के लेक्चर पढ़े हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे की इन्फ्लामेशन का है उसका पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, सेलुलर अडेप्टेशन की रिव्यू का लेक्चर पढ़ा हुआ है, न्यूप्लाजिया के चैप्टर की रिव्यू का लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हीमोस्टेसिस के रिवीजन का लेक्चर पढ़ा हुआ, तो कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसका लेक्चर ना पढ़ा हो, सब के लेक्चर पढ़े हुए रिवीजन के साथ। क्यों? क्योंकि आप लोगों की एक एज अ प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है पढ़ाकर और पढ़कर भी। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आप एक दिन के अंदर पूरी बुक पढ़ लोगे, ये भी पॉसिबिलिटी आएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर जबीउल्लाह के नाम से है चैनल, डॉक्टर जबीउल्लाह के नाम से। और भी क्वेश्चन नैब के हवाले से, एनएलई के हवाले से, नैब के हवाले से कोई क्वेश्चन? नैब, एनएलई, एनीवन? कोई क्वेश्चन आप लोगों का नैब के हवाले से हो, एनएलई के हवाले से हो?
जी आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, टेंशन है सर, यू हैव कवर्ड हेड एंड नेक एनाटॉमी इन योर सेशन। अभी तक हेड एंड नेक की एनाटॉमी नहीं कवर हुई। मैंने अपने सेशन के अंदर हेड एंड नेक की अभी मेरे ख्याल में हमें कितनी देर हो गई है एक तरह का सेशन शुरू किए बेसिक का, मेरे ख्याल में 20-25 दिन हुए होंगे। तो उसके यानी कि 20-25 क्लासेस हुई होंगी। 20-25 क्लासेस के अंदर हमने अपर लिम्ब खत्म किया है, लोअर लिम्ब खत्म किया है, थोरैक्स खत्म किया है, एब्डोमिन खत्म हो चुका है। पेल्विक और उसके बाद हेड एंड नेक का जो पोर्शन है वो रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, अभी 17 लेक्चर हुए जी, अभी 17 लेक्चर्स हुए और ये 17 लेक्चर्स के अंदर ये जो मैंने अभी सारा कुछ आपको बताया ये सारा कवर हो चुका है। तो आगे आप खुद देख सकते हो कि इंशाल्लाह जो मैं 3.5 मंथ का ड्यूरेशन या 4 मंथ का लगा रहा हूँ वो किस तरह हो सकता है, होता है, उसे फॉलो करना नहीं, उसको सिलेबस को फॉलो करने से बेहतर ये है कि आप एक तरह का बुक को फॉलो करें, क्योंकि समटाइम्स सिलेबस से डायरेक्ट चीजें नहीं आती, जो बुक है उसी में से आता है। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपका सिलेबस सारा कवर हो ही जाएगा। अब जैसा कि जनरल पैथोलॉजी के अंदर उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो जनरल पैथोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं, तो आप जब पूरी जनरल पैथोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर वो टॉपिक सारे कवर हो ही जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। क्या जो एमसीक्यूज में आता है तो उसको समझ नहीं, महर यार दोबारा बोलिएगा, आप दोबारा पूछ लें क्वेश्चन, मुझे सही तरह आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। यार मैंने अभी डेढ़ घंटे का टाइम लिया हुआ, मेरा जो साथ वाला बंदा है मैंने उसको अपनी रिप्लेसमेंट पे रखा हुआ है। मैंने उससे कहा कि जनाब 1.5 घंटा जो है वो आपने मुझे तंग नहीं करना, मैं आपका रात को 1.5 घंटा पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इधर सुकून से बैठा हुआ हूँ, सुकून से भी नहीं बैठा हूँ, अभी भी डर है कि कहीं सर आ गए तो वो सारा वाला हिसाब होगा। जनरल पैथोलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर बनते हैं? जनरल पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर बनता है वो आ जाता है सेलुलर अडेप्टेशन का चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो बनता है वो बनता है आपके इन्फ्लामेशन का चैप्टर। नंबर 3 जो आपका चैप्टर बनता है वो बनता है न्यूप्लाजिया का चैप्टर। नंबर 4 जो बनता है वो हीमोस्टेसिस का चैप्टर बनता है। नंबर 5 जो है वो आपके WBC रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर का है। नंबर 6 जो है वो WBC डिसऑर्डर का है, और इसके साथ आपका वस्कुलर जो है 7 चैप्टर टोटल बन रहे हैं। ये 7 चैप्टर्स के अंदर ये कवर हो रहा होता है यदि भाई जी। ये नॉट मस्कुलर नहीं है और वो भी नहीं है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी नहीं है इन्होंने सिलेबस में, और क्वेश्चन भी क्या नहीं व्हाइट आया ब्लड सेल और क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और ये जो दूसरा आपने चैप्टर बताया वेस्कुलर पैथोलॉजी, ये नहीं है जनरल पैथोलॉजी, इन्होंने सिलेबस में नहीं रखा होगा। अच्छा, इन्होंने उसके अंदर नहीं रखा हुआ, मतलब कि ये रोबिन और पैथोमा की बुक के हवाले से ये बनते हैं। जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं ना उसके हवाले से ये बन रहे हैं। उन्होंने बुक के हवाले से पूछा था कि बुक के लिहाज से पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे थे, वो उस हवाले से जवाब दे रहा था। सर आप ओवरऑल पढ़ा रहे हैं या जस्ट एनएलई सिलेबस? एनएलई सिलेबस तो सारे का सारा कवर होगा। ओवरऑल का ये है कि कोई भी अगर आपको इंशाल्लाह कोई अगर आप टेस्ट देते हो तो उसके अंदर आप इजीली निकल जाओगे। और मेरा ये होता है कि कोई अगर आपको लगता है ना कि सर ये हमने देखा था कि इधर से चीज आई थी तो आपने तो ये करवाई नहीं है, क्योंकि जब कोई बच्चा फीस देता है तो उसका हक बनता है कि वो टीचर से पूछे कि सर ये आपने क्यों मिस करवाया, आपका हक बनता था कि हमें करवाना। तो इंशाल्लाह सारे का सारा जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा, जो भी आप टेस्ट दे रहे होंगे इंशाल्लाह निकल जाएगा अल्लाह के फजल और करम से। और कोई क्वेश्चन जी आप लोगों का? 4th ईयर के फॉर ट्रांसफर, 4th ईयर के लिए क्लासेस में प्रॉपर देखें, मेरा ये हिसाब है कि मैं अभी जो क्लासेस मैंने बेसिक सेशन शुरू किया हुआ उसी के अंदर ही होंगी। जैसा कि जब ये एनाटॉमी खत्म हो जाएगी तो मैं जनरल पैथो की क्लासेस लूंगा, ठीक है। तो अगर कोई जनरल पैथो, वो 4th ईयर वाली बात ही आ गई, अगर कोई जनरल पैथो के लिए होगा तो वो आएगा तो मैं उसको क्लासेस दे दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आफ्टर 10 डेज तकरीबन जनरल पैथो शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, 10 दिन के बाद बेसिक के अंदर। सर कोई टिप्स दे दे, देखें टिप्स दे दें, टिप्स की वही बात आ जाती है बच्चों। मैं आपको ना एक एज अ ब्रादराना मशवरा देता हूँ, एक छोटे बड़े भाई की तरह और आपको छोटा भाई समझते हुए, ठीक है। कि देखें खुदारा एक बात अपने माइंड में रख लें कि यहाँ पर जिस पर्पस के लिए आप आए हैं ना सिर्फ उस पर्पस को अपने माइंड में रखें, बाकी काम भी करें। मैं ये नहीं कहता कि हाँ जी जनाब आप बाकी काम ना करें, जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट काम है वो सारे करें,
दोस्तों साथ घूमें, चिल करें, जिधर जाना है जाएं, लेकिन एटलीस्ट रात को बेड पर जाने से पहले कुछ 15 मिनट ये सोच लें कि आपके माँ बाप ने आपको किस मकसद के लिए भेजा था। कम से कम उसमें से कोई 15 मिनट जब आप सोचेंगे ना, तो कोई दिमाग को एक तरह का अल्लाह ताला या कोई मैसेज जाएगा कि हाँ जी पुत्र जी पढ़ना नहीं है आपका, ठीक है। हम लोग स्टडी के अलावा सब कुछ करते हैं वहाँ, सिर्फ स्टडी नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। हम जाकर वहां पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को गालियां देते हैं और फिर बाद में खुद कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं और फिर बाकी अवाम की गालियां खाते हैं, ठीक है। हमारा ये हिसाब होता है। उसके बाद फिर हम जनाब बिजनेसमैन ऐसे बनते हैं कि जनाब वहां पर जनाब रेंट के ऊपर किराए एक तरह के फ्लैट दे के उसके बाद जनाब हम रेंट में से पैसे खाते हैं और दूसरा जो खा रहा हो तो हम उसको कहते हैं ये हराम का खा रहा है, और फिर हम खुद भी हराम का खा रहे होते हैं। फिर उसका बाद जनाब कैफे का कहते हैं उस बंदे ने कैफे लगाया बनाया हुआ है, और फिर हम खुद भी कैफे बना लेते हैं घर, कहते हैं कि हाँ जी जनाब अब्बा जी पैसे डाल दो मैं कैफे बनाना, और फिर खुद भी कैफे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर खुद नहीं बना सकते होते तो अंदर से कुछ ना कुछ कमीशन डालते हैं, हाँ जी जनाब 50% मेरा 20% मेरा, इस तरह कर ले। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हम इतना जलील और यहाँ तक गिर जाते हैं कि यहाँ तक हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो चाचों को लेने जाते हैं कि हाँ जी चाचे साहब आ जाओ बैठो और आपको हम सऊदी अरेबिया भेजेंगे, और उन चाचों से हम वहां तक पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये नौबत से बचने के लिए तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो। और भाई पढ़ाई तो अलावा सारे काम करते हैं, तो पढ़ाई वाला काम ही कर लो। अभी तो वो चीजें जो मैंने छोड़ दी जो आप लोग हम लोग करते हैं वहां, ठीक है। तो इस वजह से खुदारा पढ़ाई वाला काम कर लो, बाकी सारा भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता बाकी ना करो, सारा काम करो। जो आपकी एवं अल्लाह के बंदे में रह ना जाओ या कुछ आपको अटैक वगैरह ना हो जाए तो फिर एक मिनट यार। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का जी? सर मैंने नैब के 20 एमसीक्यू स्किप किए थे, लास्ट टाइम 5 मिनट बच रहे थे तो मैंने तुक्का लगाया, बिकॉज टाइम नहीं था, प्लीज गाइड। देखें बच्चों, भाईजान मेरी बात सुने, एक मिनट। मैं आपको दोनों आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। पहली बात, ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाँ जी जनाब क्या उसके बाद कोई टेस्ट सेशन होगा। टेस्ट सेशन का ये सीन होगा कि जैसे कोई बुक खत्म होगी उसके फौरन बाद टेस्ट सेशन होगा। जैसे कि एनाटॉमी की बुक खत्म हुई है तो आप लोगों का फौरन टेस्ट होगा। लेकिन सिस्टम पता क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो हडर आम होते हैं, सीधी बात है। जब टेस्ट की बारी आती है तो कोई 10 नजर आते हैं, बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो सारे होते हैं। अब मैं 10 का टेस्ट कैसे ले लूँ यार? कम से कम सारे तो इंटरेस्टेड हो, मुझे भी तो पता लगे कि ये कितने मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना शो करवा रहे हैं या कितने परसेंट वो हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सेशन आप लगा लो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन ना हो सही तरह, मुझसे पैसे ले लेना। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हाँ जी जनाब आपको मैंने पैसे देने। यकीन करें मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसी थी, उस बंदी ने मुझे मेरे साथ कांटेक्ट किया तकरीबन आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। उसने कांटेक्ट किया और उसने इस तरह सीन था कि उन्होंने एक तरह की क्लासेस शुरू की थी और उन्होंने ये मैसेज किया कि सर हम में से एक ने क्लासेस ली थी बाकी ने नहीं ली थी, तो प्लीज बाकी जो पैसे हैं वो आप वापस कर दें। मैंने उनका अकाउंट नंबर मांगा और उसी टाइम मैंने उनको वापस कर दिए, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि मेन जो चीज आपने फोकस अपना रखना है ना पैसों से ज्यादा। मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई बंदा नहीं पे कर सकता वो भी मुझसे कह दे कि सर मैं पे नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है मैं 50% कर सकता हूँ फिर भी, लेकिन कम से कम पढ़ लो। क्योंकि यहाँ पर आकर बंदा रोता है, यकीनन लिटरली बंदा रोता है, और बंदा रोता वहां पर है जहाँ कोई बंदा नहीं होता। मतलब कि बंदा जगह ढूंढता है कि किस जगह जाकर रोऊं, तो ये हिसाब होता है। फिर आप लोग कहते हो कि यार ये पता नहीं हमें क्या सिस्टम क्या है। आप लोग यहाँ पर अपने सीनियर्स को देख लें, शर्म के मारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, जिन्होंने का एनएलई क्लियर नहीं होता या जो इस तरह जलील हो रहे होते हैं बेचारे। तो ये हिसाब है यार। और बाकी सेशन जो है, सेशन तो अभी तक शुरू है, ठीक है। सेशन जो है बेसिक का एनाटॉमी के अंदर मैंने बता दिया कि हेड एंड नेक वाला पोर्शन और उसके साथ जो है वो आपका पेल्विक का पोर्शन वो पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आपकी एनाटॉमी सारी हो गई है। बाकी बेसिक के अंदर हम दूसरे जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। क्लिनिकल जो है वो इंशाल्लाह 15 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 को इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉपर वे में क्लिनिकल जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लिनिकल के अंदर जो सारी बुक्स है वो हम इंशाल्लाह सारी कवर करेंगे। स्केड्यूल जो है वो 8 से लेकर 8 बजे मोस्टली क्लास होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। उसकी रीजन ये देखिए, अपना हॉस्पिटल के अंदर आपको ड्यूरिंग कॉल, और ये वो वार्ड है जो एक तरह की थोड़ी सी चिल है, इस वजह से मैंने इसके अंदर आया था क्योंकि ये थोड़ा सा बंदा चिल होकर मैं पढ़ा सकूं इजीली, ठीक है। वरना मैंने इसके अंदर नहीं आना था। तो
हाँ, वरना मैंने नहीं आना था। तो इस वजह से मैं इसके अंदर आया कि मैं इजीली सबको पढ़ा सकूं और इस तरह आप लोगों को भी कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं पढ़ा सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन जब दूसरी बार्स होंगी तो उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो टाइम थोड़ा सा आधा घंटा घंटा आगे पीछे हो जाता होता है। लेकिन मैं ग्रुप के अंदर बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि हाँ जी, टाइम जो है वो अब क्लास होगी, इतने बजे क्लास होगी। तो मोस्टली 8 से 9:30 या 10 बजे तक क्लास होती है, यानी कि पौने 2 घंटे की क्लास तक पहुंच जाती है तकरीबन। आपका टाइम टेबल तो शेयर करें, क्या रूटीन थी आपकी? एनएलई के लिए सेम बुक्स ही हैं, उसके लिए कोई और हिसाब नहीं है। एनएलई के लिए सेम बुक्स। यार मेरी रूटीन ही है, क्या मैं रूटीन शेयर करूं यार? देखें यार, मैं पता क्या कहता हूँ, ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। देखिए बच्चों, मैं पता क्या कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि हाँ जी जनाब आप बुक्स को पकड़ो और लगातार जनाब 10-10 घंटे पढ़ो, कभी भी नहीं। सिर्फ बंदे के पुत्र की तरह ना 3 घंटे बेबी सोना, जो भी आपका है, घर वालों को, मम्मी डैडी जो भी है, भाई जो रिश्ता है, उन सब से 3 घंटे आपने जुदा हो जाना है। और उन 3 घंटे के अंदर आपने मोबाइल फोन एक ऐसी जगह फेंकना है, आपने कहना है कि यार ये सही नहीं होने वाला, ठीक है। उन 3 घंटे के अंदर आपने पढ़ना शुरू कर देना है। और एक वक्त आपका आएगा जब आप 3 घंटे से शुरू करेंगे, यार 1 घंटे से शुरू कर लो रोजाना। आपने ये माइंड में रखना कि आपने रोजाना 1 घंटा पढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप शुरू कर दोगे ना, एक दफा आपकी रूटीन ऐसी बन जाएगी कि आप 10-10, 15-15 घंटे भी पढ़ोगे और आप थकोगे थकोगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हर बंदे की जो रूटीन होती है वो मुख्तलिफ होती है। 4 आवर्स मोर देन इनफ है, 4 to 5 आवर्स। अभी आप जिस ईयर के अंदर भी हैं, 4 आवर्स बड़े बंदे के पुत्र की तरह बन के, ठीक है। अपना मोबाइल साइड पे रखें, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर सही तरह जब आपने पढ़ना है तो वो 4 आवर्स सिर्फ पढ़ना है। उसके अंदर मोबाइल फोन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये चीजें आपने यूज नहीं करनी, ठीक है। वो गूगल पे सर्च करना पड़ जाए। मुझे ये बताओ जबीउल्लाह कि कभी तुम्हें जब ये नौबत आती है तो अक्सर मुझे ही मैसेज आ रहे होते हैं कि सर इसका क्या सीन है, ठीक है। तो उसका अगर फॉर एग्जांपल एक और पॉसिबिलिटी भी है, यूट्यूब के ऊपर अगर आप अपलोड करोगे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत बच्चों ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। हजारों लेक्चरर्स हैं यहाँ पर। देखो, जब हमें खाना नहीं ना बनाना आता तो हम क्या करते हैं, हाँ जी जनाब जुबैदा आपा के टोटके खाना बनाने के, ठीक है। वहां पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं और हम जनाब क्या करते हैं, हम एक तरह के वहां पर जनाब खाना फिर बनाते हैं, चाहे वो गंदा बने, चाहे वो सही बने, किसी तरह का चाहे ना बने, ठीक है। चाहे मिर्च हो, चाहे नमक हो, जैसा भी हो। लेकिन पढ़ाई के हवाले से तो हमने सर्च नहीं करना। पढ़ाई के हवाले से जब हमने एक सर्च किया, उसकी एक वीडियो गंदी निकल आए ना सही देखने के हो, हम कहते हैं यार इसको तो आता कुछ नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ाना नहीं आता। तो कुछ भी नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी। इसको इस तरह समझे जैसे आपने खाना ही बनाना है, इंशाल्लाह निकल जाओगे। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी एकेडमी से पढ़ो, इधर से पढ़ो, भाई पढ़ो जिधर से मर्जी पढ़ो, वहां पर बहुत रिसोर्सेज हैं, कहीं से पढ़ो, लेकिन खुदारा पढ़ो, ठीक है। एक सिंपल रिक्वेस्ट है। क्लिनिकल के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसन का अभी मतलब कि हमारा एंडो वाला पोर्शन पड़ा हुआ था और रीनल का पोर्शन पड़ा हुआ था, इसमें से कोई एक शुरू करवाऊं। हाँ बिल्कुल, नमक वाला भी बन जाता है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का जी? जी, मेडिसिन आप लोगों की कंप्लीट होगी। एनएलई कैसे क्लियर करना है वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट आप लोगों के साथ मीटिंग रखूंगा, ठीक है बच्चों। कि एनएलई आप किस तरह क्लियर कर सकते हो, हमें क्या क्या करना चाहिए एनएलई के लिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। वैसे तो एक तरह का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी सेपरेट जो है वो मैं आप लोगों को क्लासेस के दौरान भी बताता रहूंगा और एक सेपरेट भी रख दूंगा, ठीक है। सर क्लिनिकल का सेशन भी नहीं नहीं, क्लिनिकल का सेशन अभी स्टार्ट होगा। क्लिनिकल का सेशन 15 को स्टार्ट होना है। हाँ, एंडो का प्लान कर लेते हैं, एंडो करवा दूंगा, ठीक है। और कुछ बच्चे, मैंने पूरी रात नहीं सोना, ये हिसाब है। उनके तकरीबन हमारी कल तक कॉल है और मुझे नहीं पता कि कोई टाइम हमें मिलेगा। तो इसी तरह जाग रहे हैं, किसी टाइम कोई मरीज आ जाता है तो बस उनको देखना, ये सारा कुछ होता है। यू कह रहा है कि फी, अब यू जब तुम अपना नाम रियल नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें फी रियल कैसे बता रहा हूँ? यार फी का ये हिसाब है कि हर बंदे के लिए, मतलब मैं सीधी बात करता हूँ, फी का पता क्या हिसाब में है मेरा, कोई एक मुख्तलिफ सिनेरियो होता है।
वैसे तो 5000 जो है पीकेआर है जो एक सब्जेक्ट की, एक सेशन की है, सॉरी, मतलब कि अगर आप बेसिक करते हो तो उसके अंदर एक मंथ की जो 5000 पीकेआर है, और उसके अंदर ये हिसाब होता है कि आपका एक तरह का 3.5 मंथ के अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप दोनों सेशन ले रहे हो तो उसकी जो फी है वो 7000 पीकेआर है, यानी कि पाकिस्तानी 7000 है। अगर आप दोनों, लेकिन उसकी भी एक कुछ वजूहत है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी घर के अंदर सिर्फ सिस्टर्स हैं, ब्रदर नहीं है, तो उनकी फी हाफ होगी, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ 4000 पे करेगा दोनों सेशन की, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिनके घर की इनकम 40,000 से कम है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 50% पे करेगा। अगर किसी घर के अंदर वो सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब कि अगर किसी के फादर की डेथ हो चुकी है या मदर की खुदा ना खास्ता डेथ हो चुकी है, मतलब इन केस, तो वो भी 50% ही पे करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जिसको कोई मजबूरी है यार, कोई भी ऐसा, ठीक है, तो वो भी कर दे। अगर किसी को वैसे कोई झूठ बोलना है तो वो भी कर दे, कोई मसला नहीं है। तो वो आपका और अल्लाह का मामला है, मेरा इस तरह वो सीन नहीं है, ठीक है। बाकी फी जो है वो मैंने आपको बता दी और सबको यही है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसामा सही हो गया। यार एक बंदा कह रहा है कि सर आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों नहीं करते, मतलब कई बंदे आपकी नेगेटिविटी भी करते हैं। देखें यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए हर टीचर परफेक्ट है, मतलब कि मैं हर टीचर की इज्जत करता हूं। अगर आपको कोई बंदा कहीं और से भी पढ़ा रहा है तो वो भी काबिल रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कहता कि एक तरह के हर बंदे की किसी बंदे के साथ पर्सनल अपने एक तरह के कुछ होते हैं इश्यूज, तो उस बेस के ऊपर आप चार बंदों के अंदर जहां पर उसकी इज्जत हो वहां पर उसको बदनाम करो तो कोई तुक नहीं बनता। मेरे लिए जो भी बंदे पढ़ा रहे हैं वो काबिल इज्जत हैं, वो बेहतर हैं टीचर, तो इस वजह से पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज कोई बंदा नहीं पढ़ाता। उनको कुछ आता है तो वो पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं ना। ये हो सकता है कि उनको कुछ को मुझसे ज्यादा आता होगा, कुछ को मुझसे कम आता होगा, और कुछ का पढ़ाने का तरीका और होगा, मेरा कुछ और होगा, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बाकी ये नहीं है कि उनको बिल्कुल नहीं आता और वो अच्छे नहीं है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और जो भी है अल्लाह ताला उनको ज्यादा से ज्यादा दे, मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कह सकता। और होप सो आप लोगों को कोई फायदा हुआ होगा इस सेशन का। कासिम तो देखो वैसे सो गया है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं गई गई सारी job। कासिम मुझे पता है आजकल घर में इज्जत हो रही होगी भाई जान, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन इज्जत है, बाद में तुमने भी टिंडे ही खाने हैं चाहे नहीं बन रहे। या तुमने भी घर वालों को कहना माँ जी बिरयानी बना दो, और माँ ने कहना पुत्र केड़ी बिरयानी, चल काम कर, ठीक है, तो वो वाला हिसाब इसके होना है ना। साथ चले जाना ना कॉलेज एडमिशन लेने, ज्यादा दिन रहो तीन ना यार। 3 से 4 दिन इज्जत करवा लो जो करवानी है, ठीक है, और सारी फरमाइशें पूरी सही है करवाओ, यकीन करो बाद में ये इज्जत कोई नहीं रहनी। सही। ये देखो सैफ की भी 3 दिन इज्जत है। पहले दिन ये बाहर जाने लगा तो भाई ने कहा ना तू ना जा, कि यार मैं चला जाता हूँ। अब ये इसको छोटा भाई कहता है चल यार बाहर से दही लेकर आ, ये हिसाब आया पड़ा है। असबा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। असबा ने तकरीबन हर सेशन ज्वाइन किया है, ये नहीं कि कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया, हर सेशन ज्वाइन किया, लेकिन 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद असबा नजर नहीं आती थी कि पता नहीं किधर है। लेकिन असबा ने जो जिस दिन जितने दिन क्लासेस ली है ना, और उसके बाद असबा को कभी मौका मिला है किसी जगह पर, तो असबा ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। तो ये मैंने बहुत एक ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी जगह पर फॉर एग्जांपल कोई टीचर्स बात कर रहे हो कि हाँ जी जनाब ये अच्छा है वो अच्छा है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसने डिफेंड करने की कोशिश की है। क्यों, कुछ स्टूडेंट्स का बंदे को पता लग जाता है बात, मतलब कि खबरें आती रहती होती हैं कजुस्तान के लिए मोस्टली, माँ कह सकते हो कजुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद अनस। और कोई बातचीत? मेरे ख्याल में टाइम भी काफी हो गया है, और कल इंशाल्लाह। जी। फिर कोई ऐसा सेशन देना जिसमें सेशन लेने के बाद जो मेरी मोटिवेशन है वो 5 या 10 दिन तक ना रहे, 2-3 साल टिक जाए। अच्छा, 5 या 10 दिन का रहता है, उसके बाद वापस अपनी हरकतों पे वापस आ जाती है। वो पता है क्या होता है अब, वो नीयत जो होती है ना वो कहाँ बदलती है। अब ये आपकी नेचर बन चुकी है तो नेचर तो बदलने वाली है नहीं, ठीक है।
तो इसको जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तो दूसरा तो कोई बंदा कर नहीं सकता। कासम अली शाह आपका कुछ कर सकता है, कासम अली शाह से मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ, तो वो इंशाल्लाह शायद आपको कोई मोटिवेशन दे। तो वरना इंशाल्लाह कासिम अली शाह की कुछ आप बातें सुनेंगी तो शायद आपको लगे कि आप ना भी पढ़े तो एनएल निकाल लें। नहीं, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो भी है बेहतरीन है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स भी काफी बोर हो चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक। और अगर इन केस अगर किसी बंदे को ऑनलाइन होते हुए रिप्लाई नहीं मिलता होता तो इसका मतलब है कि बंदा बिजी होता है। रूटीन्स आप सबको पता है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज। और होप सो ये सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ओके जी, टेक केयर। जज़ाकल्लाह।